हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहां पर हम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अभी हम नहीं देखेंगे। सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद, तो उन क्वेश्चंस को हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। जितना आपने NLM में पढ़ा है उतना ही आपको क्वेश्चंस में दिखाया जाएगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नाम मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता ही है। और कंप्लीटली फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हम छाती ठोक कर बोलते हैं आपसे कि आप किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। कंटेंट आज के टाइम पे सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो मैग्नेट ब्रेन्स है। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक उसी तरीके से पहुंचे जिस तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो पाए, आप हमसे समझ पाए चीजों को, है ना। हमारी कोशिश हमेशा ऐसी ही रहती है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा बोलता हूं वही बोलूंगा कि देखो यार, कॉपी, किताब, पेन, दिमाग और अपने नोट्स लेकर बैठो। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल स्पेसिफिकली नीट को फोकस करके डिजाइन किया गया है। कोई भी ऑफलाइन क्या ऑनलाइन, कोई भी ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराती है जितने क्वेश्चंस मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रैक्टिस कराता है। आपने देखा होगा कि सारी मेहनत आपके ऊपर छोड़ दी जाती है कि भैया सुनो, ये टॉपिक है, ये पढ़ लो, ये 10 क्वेश्चन कर लो, DPP हो गई सॉल्व, अब इसके आगे क्वेश्चन आपको लगाना है। हमारा काम ऐसा नहीं है। हम आपको लेक्चर भी पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको DPP भी देते हैं, DPP भी सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन और अलग से देते हैं, उसको भी सॉल्व कराते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से देते हैं, उसको भी सॉल्व कराते हैं। इतनी प्रैक्टिस हम आपकी करा देंगे कि आपसे नीट बचकर कहीं जाने वाला ही नहीं है। और ये जो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो है ही। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारे, जो कि है नीट 2017 का क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्या हमने ऐसे क्वेश्चन लेक्चर में किए हैं? बिल्कुल किए। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें स्ट्रिंग को काटा जाएगा, हमने ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जिसमें स्प्रिंग को काटा जाएगा। ठीक है ना, आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आओ, 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless string. Okay, the whole system is suspended by a massless. Okay, ठीक है, the magnitude of acceleration of A and B। ठीक, देखो, जब आप B और A को लटकाओगे स्प्रिंग से, है ना, और इसके नीचे अपना हाथ रख लेना, ठीक है ना, धीरे 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 आप हाथ नीचे लेकर जाओगे, नीचे लेकर जाओगे, नीचे लेकर जाओगे, तो एक पोजीशन आएगी जहां पर ये सिस्टम इसमें इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। झटके से हाथ में ना हटाना, नहीं तो एकदम से स्प्रिंग नीचे जाएगी और ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा आपका मास, तो यहाँ पर SHM चालू हो जाएगा। वो अभी हमको देखना नहीं है। हम धीरे 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 हाथ नीचे लेकर जाएंगे और इसको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में छोड़ देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम देखें तो इस मास पर इसका वेट लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, ये देखो टेंशन, प्लस इस ब्लॉक पर लग रहा होगा इसका वेट 3mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप बी ब्लॉक को उठाओ तो बी ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, t। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि t किसके बराबर निकला, mg के बराबर निकला। और अगर हम ए ब्लॉक का निकालें, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, ये ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन जिसकी वैल्यू खुद mg के बराबर आ गई है, और लग रहा है इसका वेट 3mg नीचे की तरफ। क्या मैंने गलत कहा? नहीं सर, बिल्कुल भी गलत नहीं कहा आपने। इससे आपके पास आ गया है fs की वैल्यू कितनी, t प्लस 3mg के बराबर, यानी कि 4mg के बराबर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई है। अच्छा, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आप जाओ और स्ट्रिंग को कट कर दो, जाओ और स्ट्रिंग को कट कर दो, जाओ और स्ट्रिंग को क्या कर दो, काट दो। लेकिन जब आप स्ट्रिंग को काटोगे तो स्ट्रिंग इतनी चालाक होती है कि उसको तुरंत पता चल जाता है कि मुझे काट दिया गया है। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप थोड़ी ना है कि पता ही नहीं चल रहा है किसी को किसका कट रहा है। सर यार ऐसी बातें मत किया करो, है कि दिल पे लग जाए। अरे यार चलो चलो छोड़ो, पढ़ो यार, पढ़ो पहला क्वेश्चन। अभी ऐसे नहीं, पास्ट नहीं नहीं नहीं, इधर उधर नहीं सोचना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो स्ट्रिंग बहुत चालाक होती है, उसको तुरंत पता चल जाता है कि भैया काट दिया गया है उसको, तो टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग तुरंत क्या कर देती है, 0 कर देती है। तो अगर स्ट्रिंग को काट दिया गया है, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है फिर क्या होगा? अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि टेंशन हो गई है 0, और अगर हो गई है टेंशन 0 तो 0 इज इक्वल टू mg, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को कौन नीचे की तरफ खींच रहा है, इसका वेट, और यही वेट इसको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब ये है कि mg की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ma के बराबर, m कट जाएगा और ये वाला जो b वाला ब्लॉक है ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है,
सॉरी ए एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, जी के बराबर, तो जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाता जाएगा, जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ क्या करेगा, जाएगा। ओके, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, अब टेंशन क्या हो चुका है भाई, अब टेंशन हो चुका है जीरो, क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को काट दिया है, तो टेंशन तो हो गई जीरो। तो इस ब्लॉक पे लग रहा है ऊपर की तरफ 4 mg, स्प्रिंग पे फोर्स तुरंत जीरो नहीं होगा, स्प्रिंग पे फोर्स तुरंत जीरो नहीं होगा, स्प्रिंग को थोड़ी देर बाद पता चलेगा, वो बोल रहा है इमीडिएटली बताओ, तुरंत बताओ। तो यहां पर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है 4 mg, है ना, नीचे लग रहा है 3 mg, तो हम बोलेंगे 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है 3m इंटू एक्सेलरेशन मान लिया हमने a डैश है, एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा भैया, ऊपर की तरफ होगा, a डैश, m गया 4g माइनस 3g इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगी, a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगी। क्लियर है, ओके। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। चलो वेरी गुड, तो आंसर आ गया आपका g एंड g/3। चेक कर लेता हूँ, a की आई है g/3 और g, सॉरी नीचे वाला आंसर होगा, है ना, ए का एक्सेलरेशन है g/3 और बी का एक्सेलरेशन है g। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने लेक्चर में किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कट इनटू लेंथ ऑफ 1:2:3। अब देखो ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को 1:2:3 के रेशो में काटा गया है, ठीक है ना, इसको मैं बोलता हूं m, इसको मैं बोलता हूं n, इसको मैं बोल देता हूं o। ठीक, हमारे पास इसका फॉर्मूला है क्या, कि अगर मुझे इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, याद करो, हमने पढ़ा था m प्लस n बाय m, m प्लस n बाय n, याद है, अगर दो पार्ट में काटा जाए स्प्रिंग को, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला था। अगर 3 पार्ट में काटा जाएगा तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, आओ उसको भी देख लेते हैं। देखो m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाय m इंटू के। अभी इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है ना, तो इस वाले हिस्से का m प्लस n प्लस o बाय m इंटू के हो जाएगा, इस वाले हिस्से का हो जाएगा m प्लस n प्लस o बाय n इंटू के, इस वाले हिस्से का हो जाएगा m प्लस n प्लस o अपॉन o इंटू के। ये तीसरे वाले हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, निकाल कर देख लेते हैं कितना होगा। m प्लस n प्लस o इज 2 और 1 3 और 3 6, तो 6 बाय m1 ये कितना हो जाएगा 6 के, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 3 के, कितना हो जाएगा 3 के, ये हो जाएगा 3 के, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2 के। तो अब आपके पास एक एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया है, ये है 6 के, ये है 3 के और ये है 2 के। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब इनको क्या कर दिया गया भैया, इन तीनों हिस्सों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। आओ करते हैं सीरीज में कनेक्ट, ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है ना। पहले वाले हिस्से को आप बोलोगे कितने है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 6 के, दूसरे वाले का कितना है 3 के, और तीसरे वाले का कितना है 2 के। 6 के, 2 के, 3 के, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर्मूला लगा लो इक्विवेलेंट, फॉर्मूला लगा लो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होता है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ठीक। चलो 1/k1 कितना होगा 6 के, प्लस 1/k2 कितना होगा 3 के, प्लस k3 कितना होगा 2 के। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 6 के, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 1/k। तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k, यानी कि k इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, k के बराबर आ रहा है। k इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके बराबर आ रहा है, k के बराबर आ रहा है। अब उसने बोला कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको आप k डैश बोल दो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, k डैश के बराबर है, ठीक। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब आप क्या करो, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो फॉर्मूला तो सिंपल है, सीधा सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको k इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपल k1 प्लस k2 प्लस k3, ठीक है ना, ओके। चलो क्या वैल्यू है k1 की 6 के, 3 के, 2 के,
है ना। तो 6 3 9 2 11, 11 k इज दी वैल्यू ऑफ k इक्विवेलेंट इन पैरेलल। इसको बोला है क्या मानने को, k डबल डैश मानने को, ठीक है ना। अब बोल रहा है वो कि k डैश बाय k डबल डैश का रेशो निकालो, तो वो होगा k अपॉन 11k, k से k कट गया तो कितना आ जाएगा 1/11। तो आंसर आना चाहिए आपका 1/11 यानी कि 1:11। तो आंसर आ गया 1:11। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, देखना है कौन सा ट्रू है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये चेक करना है। देखो आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, आप इसको वेक्टर की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। आपको दिया है आर वेक्टर, आर वेक्टर आपको दिया है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, अब देखो मुझे बोला है कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है आर के, एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर है आर के, ऐसी बातें की गई है। तो हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज है, जरा वो लिख कर रख लेते हैं। क्या कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, if a vector is perpendicular to b vector, if a vector is perpendicular to b vector, this implies a vector dot b vector is equals to 0। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है वो दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसका डॉट प्रोडक्ट मुझे पोजीशन वेक्टर के साथ करा के देखना पड़ेगा। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। चलो सबसे पहली बात तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट dr by dt, dr by dt। इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, बाहर निकल आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा बाहर निकल आएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू। ठीक, अब हम देखते हैं जरा वेलोसिटी वेक्टर डॉट रेडियस वेक्टर करके, क्या ये 0 आता है, मुझे नहीं पता, मैं करके देख लेता हूं, है ना। तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, देखो माइनस माइनस, ठीक है, तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर देखो आप ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट कर दिया है तो कैप लगाने की जरूरत अब नहीं है हमें, डॉट प्रोडक्ट कर दिया है तो कैप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ, ये माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है, प्लस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, ये तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये बात पक्की है कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, देखते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर। देखते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये बात तो पक्की है, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। अब यहाँ एक्सेलरेशन की बात अब से कर रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी भाई। आओ, एक्सेलरेशन की भी आपको क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आओ, तो वेलोसिटी वेक्टर को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर, और वो कितना आ जाएगा, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इससे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप। ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर। तो ये हो जाएगा इसके बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ठीक, तो यहां बोल रहा है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। हाँ, ये बात तो पक्की है, हमने निकाला है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ
डायरेक्टेड है ना, और ओरिजिन से बाहर की तरफ पोजीशन वेक्टर है और अंदर की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो ऑप्शन क्या है, बी एकदम सही है। नीट 2016 क्वेश्चन हमने डन कर लिया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों नहीं कराओगे सर, कराना पड़ेगा। अरे यार इतनी बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, इतनी बार हमने क्वेश्चन किए हैं कि अब आपको ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए। मुझे कमेंट में आकर बताओ यार, आप लोग कमेंट में, मैंने सोच के रखा है कि अब आप पर भी कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, मैं करा सकता हूं, कराया है अभी तक, सारे क्वेश्चन कराए हैं, बट क्योंकि आप कमेंट पर कुछ भी बात नहीं करते, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रह जाते हो कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, सर ऐसा कर दो, सर वैसा कर दो। अरे भाई कमेंट में पूछ लो ना। तो अब आप कुछ चीजें ऐसी करोगे जो आपको कमेंट में आकर हमें बतानी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, होमवर्क पे है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही आया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The force on a rocket moving with a velocity of 300 meter per second is 210 Newton. Okay, the rate of consumption of fuel rocket is F is equals to, नीट 2016 का क्वेश्चन है, V dm by dt। V की वैल्यू 210, सॉरी F की वैल्यू 210, V की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड, dm by dt आपको निकालना है। ठीक, कट गया 3 7 21, हो जाएगा 7/10 इज इक्वल टू dm by dt। कितना आ जाएगा, dm by dt इज 0.7 kg पर सेकेंड। दिस इज द फ्यूल कंजम्पशन रेट, दिस इज द फ्यूल कंजम्पशन रेट। क्लियर, क्वेश्चन डन। अरे यार मुझे बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये देखो ये देखो, ये IPMT 2015, ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। सच से बताओ, मेरी कसम खाओ, बताओ ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं? किए हैं सर, किए हैं। 3 ब्लॉक्स A, B and C ऑफ मासेस 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। अगर तुमने मेरी कसम झूठी खाई और मुझे कुछ हुआ तो फिर देख लेना, भूत बनकर इतना सताऊंगा ना तुम लोग को आके, है ना। देखो भूत में बन जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा किसने झूठी कसम खाई थी। अब फिर तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे हैं। फिर तुमने अगर रात में कोई हॉरर मूवी देखने का सोचा तो मैं तुमको तुम्हारे बाजू वाले बेड पे, या मैं तुमको बाजू वाले कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दूंगा, ऐसे 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 हिलते हुए, हैं ऐसे ऐसे हिलते हुए। इसलिए मेरी कसम झूठी मत खाना, मुझे मरवाना नहीं, है ना। आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन करके देखो। 4 kg, 2 kg, 1 kg दिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालना है। तो क्या मैं कॉन्टैक्ट फोर्स को n मान लूँ? आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं, ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से चलेगा। इस A एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से। टोटल फोर्स कितना लगा है? 14 न्यूटन का। टोटल मास कितना है? 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। हाँ भाई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ओके, और कुछ? और ये बात है कि अब आपको अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जरा 4 kg वाले ब्लॉक को उठा लो, उस पर लगा दो इधर से 14 न्यूटन। कितना लगा दो? 14 न्यूटन। यहाँ से लगा दो कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्सेलरेशन तो आपको बता ही दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 14 माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 2। ठीक है, तो 14 माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू n। 14 में से 8 गए, 6 बचा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 न्यूटन। कितनी आ गई? 6 न्यूटन। लो, क्लियर? अरे बहुत बढ़िया, AIPMT 2015 भी आपने उड़ा दिया है। आओ, किसको उड़ाना है अब? फिर से AIPMT 2015 क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि ये क्या है? रिलेशन निकाल के क्वेश्चन है, रिलेशन निकालने के क्वेश्चन है। A block A of mass m rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of a table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. अरे दादा रे, अरे दादा रे, क्या क्या बोल दिया? कुछ कुछ तो बोल दिया यार, कुछ कुछ तो बोल दिया। अरे तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना। सर पढ़ा दो यार। अरे यार डायग्राम तो बना लेने दो यार, तुम लोग ज़्यादा पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करते हो ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। हैं सर, हम पढ़ाई करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता?
डायग्राम तो बना लेने दो ना मुझे चैन से। एक तो इतनी तबीयत खराब मेरी, ऊपर से तुम लोग डांटते रहते हो कि सर ऐसा नहीं करते, सर वैसा नहीं करते, सर ये नहीं करते, सर वो नहीं करते। दोनों ही ब्लॉक का मास m1 m2 अलग अलग दिया हुआ है। अनदर ब्लॉक b ऑफ मास इज सस्पेंडेड, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। a कौन सा है? ठीक है, a ये है, तो ये हो जाएगा m1, ठीक, और ये हो जाएगा m2। ऐसा ही है पक्का? हाँ भाई, तो ये किसी ऐसे सरफेस पे रखा है जिस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस पुली है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज। चलो सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई, मैंने क्वेश्चन मन में पढ़ लिया है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आप जानते हो यहाँ पर टेंशन टी लगने वाला है, यहाँ टेंशन टी लगने वाला है, यहाँ टेंशन टी लगने वाला है, यहाँ पर टेंशन टी लगने वाला है। इस ब्लॉक पर इसका मास लगेगा या वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ m2g। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब आप इसको देखो जरा, इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे? इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू के इंटू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा? वेट m1 इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन m1 जी के बराबर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, t माइनस म्यू के एम जी, टी माइनस म्यू के m1 जी, म्यू के m1 जी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है ना? इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और किसकी वैल्यू निकाल कर लेकर आना है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको टी की वैल्यू निकाल कर लेकर आना है, बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, इधर पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इधर से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी? m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? m2g माइनस टी अपॉन ए के बराबर, ये नहीं, अपॉन m2 के बराबर। ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको उठाओ, यहाँ पुट कर दो, इससे आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा m1 इंटू m21 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। कुछ भी नहीं करनी, हेरा फेरी करनी है ऊपर से नीचे। हमको a एलिमिनेट करना है। क्या करना है? a एलिमिनेट करना है। हमने इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी, तो हमको टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा m1 m2 इंटू 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? इतना तो सॉल्व करो यार, इतना तो करना पड़ेगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपसे बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर को इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा भाई, बता दूंगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, तभी तो मैं बताऊंगा। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि नहीं आपसे तो बन रहा है, तभी तो आप बिल्कुल एकदम मस्त मौला है गजोधर गजोधर, चलो थोड़ा देर सो जाए, क्या बहुत पढ़ लिए हैं? मुझे लगा ऐसे ही करते हो आप लोग, मुझे लगता है सो जाते हो बिल्कुल जाके। क्वेश्चन देखा, उतारा और सो गए, ऐसा नहीं करना है। अब जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं? समाज जवाब मांगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांक with the box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree the box starts to slip। लो, जब थीटा 30 डिग्री हो जाता है, जब थीटा 30 डिग्री हो जाता है तो बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप लिखा है, बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, स्टार्ट्स टू स्लिप, मतलब यही एंगल आपका एंगल ऑफ रिपोज है, यही आपका एंगल ऑफ रिपोज है, यही आपका एंगल ऑफ रिपोज है। तो अरे भैया एंगल ऑफ रिपोज मिल गया, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो। तो tan थीटा या tan 30 इज इक्वल टू म्यू एस। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। 1/√3 कितना होगा? 0.5 है ना, 0.57 समथिंग समथिंग। तो हम उसको ऑलमोस्ट मान लेते हैं कितना? 0.6 के बराबर। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 के बराबर आ गया है। ठीक है, तो 0.6 वाले दो ऑप्शन है। मेरे ख्याल से तो ए नहीं होना चाहिए, आंसर तो बी ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो देख लेते हैं आगे। अब वो बोल रहा है कि इफ द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। अब यार यहाँ पर आपको सीधे सीधे बोल दिया है कि जैसे ही आप एंगल और बढ़ाते हो, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन। अच्छा,
मतलब आपको ये बोला गया है कि बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, मतलब स्टार्ट हुआ है स्लिप करना और उसके बाद 4 मीटर तक स्लिप किया है, ये नहीं बोला है कि एंगल बढ़ाया है, और ठीक है 4 मीटर तक स्लिप किया है। तो आपको एस की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 4 मीटर। आपको टाइम की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 4 सेकेंड ना, हाँ 4 सेकेंड। अच्छा ठीक है, ओके। जब ये बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू करेगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक कंपोनेंट वेट का यहाँ आएगा एम जी साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। एंगल कितना है 30 डिग्री का, एम जी साइन थीटा। और इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो कितना होगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये भी आप मानते हो, अब ये मत पूछना कि ये कैसे कर दिया, है ना। और ये क्या कर रहा है भाई, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। चलिए तो हम बोलते हैं एम जी साइन थीटा या एम जी साइन 30, एम जी साइन 30 माइनस म्यू के एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ कि ना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एम एम और एम गया, हमको म्यू के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, जी साइन 30 यानी कि जी बाई 2, ठीक, माइनस म्यू इंटू के जी कॉस 30 इज √3, जी कॉस 30 इज √3 जी बाई 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब देखो जी की वैल्यू हमको पता है, म्यू के की हमको निकालनी है। अगर ए की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो हमारे पास म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, हाँ कि ना, हाँ सर आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अरे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो निकाल लो ना यार। कैसे निकालेंगे सर, इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इनिशियली तो वो रेस्ट पे है, इनिशियली तो ब्लॉक किस पे था, रेस्ट पे था। एस आपको दे दिया गया है 4 मीटर, टाइम आपको दे दिया गया है कितना, 4 सेकेंड, 4 चौको 16, तो 2 अट्ठे 16, 4/8 है 1/2 यानी कि 0.5। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई इसको सॉल्व करो, अरे इसको सॉल्व कर लो भैया, g/2 माइनस म्यू के √3g/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई है 1/2। तो ये 2 से 2 उड़ गया, ए की वैल्यू 1/2 आई है ना, 0.5 आई है, मैंने 1/2 पुट कर दी, तो यहाँ से 2 उड़ गया। तो g माइनस म्यू के √3g, यहाँ से आप बाहर क्या निकाल सकते हो, g बाहर निकाल सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लूँ क्या, मैं इसको कॉपी कर लूँ क्या, कॉपी कर लो सर। आइए सॉल्व करते हैं आगे। आज तबीयत बड़ी नासाज है, बड़ी नासाज है आज तबीयत, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। वाह यार सर क्या बात है। तो 1 माइनस √3 म्यू के इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। 1 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ म्यू के, ठीक है। तो 10 माइनस 1 इज 9/10, 10 माइनस 1 इज 9/10 इज इक्वल्स टू √3 इंटू ये क्या है, म्यू के, ये मैंने क्या लिख दिया, म्यू के है, ये क्या है, ये म्यू के है, म्यू के, ठीक है, म्यू के। इसको आप √3 से और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से √3 हटा दो, तो ये आ जाएगा म्यू के 9/10 √3, 9/10 √3 कितना हो जाएगा यार, 9/10 √3, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट लगभग बराबर आ जाएगी 0.5 के। किसके बराबर आ जाएगी, 0.5 के। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी जज कर सकते थे कि 0.6 तो नहीं हो सकता, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होता है, इसलिए आंसर ये होना चाहिए, ऐसा मैंने गैस पहले ही कर लिया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स अफेक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन इन द बिलो, एज शोन बिलो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इज। आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, और क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। आपसे क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अच्छा अब देखो, ये एरिया तो पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव, ये एरिया पॉजिटिव, ठीक है ना। साइन के साथ ऐड कर दो। चलो तो हम बोलेंगे पहले आ रहा है ये वाला एरिया, इसका कितना आएगा, हाफ बेस, बेस कितना है भैया 2 इंटू हाइट कितनी है 6, तो ये हो जाएगा कितना 6, इसकी वैल्यू आ गई 6 + 6
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये है -3, ये है 4 और 2, 4 में से 2 गए, 2 बचा, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा -6, ठीक, +6 -6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है कितना 3, ये 3 ही है ना, हाँ ये 3 और ये कितना 8 में से 4 गया, 4 बचा, तो 4 तिया 12, तो ये प्लस में 12, तो +6 -6 गया, +6 -6 गया, बचा यहाँ पे कितना 12, तो आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड, 12 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर क्लियर है। अरे भाई ये देखो ना, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो साइन के साथ हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया है। क्लियर बात है, आगे बढ़े, चलो। अब ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है क्या, क्लास में हमने 2 बार ये क्वेश्चन कर लिया, मुझे अच्छे से याद है, एक बार लेक्चर में किया है, एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन में किया है। ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लगेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा, मतलब पक्की बात है, लेक्चर में कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन से टकराए होंगे। तो पूछ रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा था, अब एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाना चाहता है वो, तो बताओ कितना मास उससे रिमूव करना पड़ेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं, आपके लिए होमवर्क है, एक बार इससे फिर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NEET 2013, 3 blocks with masses M, 2M and 3M are connected by a string attached to them. After an upward force F is applied on the block, the masses move upward at constant speed है। What is the net force on the block of mass 2M? 2M पर net force कितना होगा यार, यहाँ पर आप देखो constant velocity से चल रहा है सिस्टम, तो net force कितना होना चाहिए भाई 0 होना चाहिए, है ना। तो 2M ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो नेट फोर्स है 0, आंसर खत्म। हा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आईपीएमटी 2003 का। अ मैन वेज 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, what would be the reading on the scale। यार ऑब्वियस सी बात है, इसका वजन बढ़ जाएगा, एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा आने लग जाएगा, एपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या आने लग जाएगा, ज्यादा आने लग जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आने लग जाएगा। कितना ज्यादा आने लग जाएगा, ओ हमको ये सब कुछ पता है, वो रुक गया है या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है, उसने शादी भी की है किसी से, और बताओ गांव में क्या चल रहा है। सर आप ना परेशान मत किया करो, है ना, पढ़ने दिया करो, ये सारी बातें कर देते हो ना तो हम दुखी हो जाते हैं। 15 × 8 120, 15 × 8 120, ये कितना आ गया न्यूटन, 1200 न्यूटन। एपरेंट वेट बढ़ जाएगा, mg + a हो जाएगा। अब ये लिफ्ट बनाकर बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लिया तो हमको पता है कि एपरेंट वेट ज्यादा आना है, mg + a के बराबर, तो 1200 न्यूटन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स। अच्छा, अभी आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे क्योंकि अभी आपने कोलिजन नहीं पढ़ा है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ लिया है, कोलिजन नहीं पढ़ा है। जब कोलिजन पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी देख लो, एक क्वेश्चन आ गया है, तो एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक into 3 parts in a horizontal plane, 2 of them go off at right angles to each other. The first part of the mass 1 kg moves with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट 2 kg मास है, 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स मास इज। अच्छा चलो, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज इन मोमेंटम रहेगा 0। दिस इम्प्लाइज एक पहले वाले क्या बोलते हैं उसको, बम फूटा है तो पहले वाले पार्ट का मोमेंटम प्लस बॉम्ब का जो दूसरा वाला पार्ट है उसका मोमेंटम प्लस बॉम्ब का जो तीसरा वाला पार्ट है उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए भैया, वेक्टर सम 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो मोमेंटम है वो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। चलिए, मूव्स विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है जरा वो देख लेते हैं, लिखा हुआ है क्या, 2 of them go at right angles, 2 of them go at right angles। मतलब अगर 3 पार्ट हो रहे हैं, एक बॉम्ब है ना, इस बॉम्ब के अगर 3 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 पार्ट हो रहे हैं, अगर 1 2 3 पार्ट अगर हो रहे हैं, अगर एक पार्ट अगर आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, जे कैप डायरेक्शन में। उसने बोला है 2 of them, 3 में से 2 पार्ट क्या जा रहे हैं, एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया कि पहला वाला पार्ट जो है 1 kg मास का है और वो 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 kg इंटू 12 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में मान लिया मैंने, आई कैप में मान लिया। चलो, दूसरा पार्ट जो है वो 2 kg मास का है और किस वेलोसिटी से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसको मैंने मान लिया कि वो जे कैप में जा रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए 2 पार्ट, हाँ सर। चलो, अब हमको तीसरे की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तीसरे मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप
इज इक्वल्स टू प्लस P3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो P3 वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 12y कैप माइनस ऑफ 16j कैप, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, आप इससे डायरेक्शन निकाल सकते हो। खैर उससे अभी मतलब नहीं है, अभी हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड। तो P3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 है ना, 12 12 144 है ना, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 है ना, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 का रूट। चलिए तो 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 6 4 10 की शून्य हासिल आई 5 4 9 1 10 की शून्य हासिल आई 1 2 1 3 और 1 4, 400 हो गया। तो आप बोल सकते हो रूट 400 मतलब 20, रूट 400 मतलब 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गई मोमेंटम की वैल्यू है ना। जो तीसरा पार्टिकल टूट कर जाएगा आपके बॉम्ब के एक्सप्लोजन से, उसका मोमेंटम कितना है 20 kg पर मीटर सेकेंड। लेकिन उसने पूछा है कि इसका मास बताओ कितना होगा। तो यार P3 क्या है, P3 कुछ नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी। P3 की वैल्यू कितनी दी गई है 20 दी गई है, मास की वैल्यू कितनी दी गई है, मास है नहीं, मास तो निकालना है, V आपको कितना है, V आपको कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मास कितना निकल कर आ गया 5 kg, मास कितना निकल कर आ गया 5 kg। क्लियर है, आंसर आ गया कितना 5 kg। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तबीयत थोड़ी खराब है, माफ कीजिएगा, खांसी वासी आ जा रही है, छींक वीक आ जा रही है। ठीक है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड अ लेफ्ट। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हमको बनते हैं ऐसे क्वेश्चन सर, क्यों हमें टेस्ट ले रहे हो यार, आए हुए क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूँ अब आपको। APMT 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने किया हुआ है यार। वो पूछ रहा है लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 11000 न्यूटन। मुझे पता है, किया है हमने क्वेश्चन, आप भी करके देखना, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज a block of mass m is in contact with the cart C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. Acceleration alpha of the particle of the cart that will prevent the block from falling. अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो ये कार्ड भाग रहा है इस डायरेक्शन में अल्फा एक्सेलरेशन से, वो चाहता है कि ये जो m मास है ये नीचे की तरफ स्लिप ना करे, ये चिपका रहे। आपने देखा होगा ना कि जो बहुत फास्टेस्ट कार होती है, लैम्बोर्गिनी होती है, फरारी होती है, मैक्लेरन होती है, उसमें ऐसे टेस्ट किए जाते हैं कि अपना मोबाइल फोन उठाया, बाजू वाली सीट पे ऐसे ऊपर की तरफ रख दिया और एकदम से कार को एक्सेलरेट कर दिया, तो कार एकदम से एक्सेलरेट होती है तो आपका फोन सीट पे ऊपर ही चिपका रह जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए एक्सेलरेटेड फ्रेम में, हाँ कि ना। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब आप अंदर जाकर बैठते हो तो लॉज ऑफ मोशन लगते नहीं है, तो आप एक फोर्स लगाते हो। फोर्स कौन सा होता है, सूडो फोर्स। तो देखिए भाई, अगर इस मास को हम देखें, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस मास पर लगेगा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स, इसको आप बोलोगे सूडो फोर्स m अल्फा लगेगा। हाँ सर, और दीवार इस पर लगाएगी क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, अगर इस सरफेस पे फ्रिक्शन है तो उस पर लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स, और इस पे नीचे की तरफ लगेगा क्या, mg। क्या लगेगा, mg। अच्छा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। इसको खिसकने नहीं देना है तो लिमिटिंग वैल्यू पर चला जाएगा, f इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m अल्फा के बराबर। देखो ना यार, n की वैल्यू किसके बराबर है, m अल्फा के बराबर है। ठीक, और f किसके बराबर है, mg के बराबर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लॉक खिसक के नीचे ना जाए, ब्लॉक वहीं टिका रहे, तो आप चाहते हो f की वैल्यू mg के बराबर हो जाए। लेकिन f किसके बराबर होगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन के बराबर, जो कि mg है। म्यू इंटू एन f के बराबर है, f mg के बराबर है। ठीक है, n की वैल्यू किसके बराबर है, m अल्फा के बराबर, तो हो जाएगा m अल्फा इज इक्वल्स टू m g। यहाँ से m से m कट गया, तो आप बोल सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू g बाय म्यू। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे ये या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू ये g बाय म्यू या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, आ गया आंसर। चलो बहुत बढ़िया, 16 क्वेश्चन आपने डन कर लिया है। 17, अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। अच्छा क्वेश्चन है। एक इंसान है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़ा है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस है भाई। एक इंसान है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़ा हुआ है, इसका मास आपको 50 kg दिया है। ठीक, इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। यहाँ से कितनी हाइट ऊपर है, 10 मीटर अबव द फ्लोर, 10 मीटर above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass towards, अच्छा ये क्या कर रहा है,
एक छोटू से मास 0.5 kg मास को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है, किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। अब क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में खड़ा हुआ है, अगर ये क्या करेगा, बॉल को नीचे की तरफ फेंकेगा तो इस पर भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा। अरे ये फोर्स लगाएगा तो इस पर भी तो फोर्स लगेगा, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। अरे हाँ कि ना, बॉल आगे की तरफ जाएगी, ये इंसान पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि इस पे जो फोर्स लगाया है बॉल पे, ये इंसान ने लगाया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। अगर हम बॉल और इंसान को एक सिस्टम मान लें, है ना, बॉल और इंसान को एक सिस्टम मान लें तो उस पर कोई बाहर से तो फोर्स लगा नहीं है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया है, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया है, 0 हो गया है। मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सॉरी इसका मतलब ये हुआ कि इस मास के पास वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, इसका मोमेंटम क्या होगा मुझे बताओ। पहले तो दोनों एकदम शांति से बैठे हुए हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा, बट इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो 0 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है सर, 0 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम बताओ। जो बॉल है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो मैं माइनस साइन लगा दे रहा हूँ। बॉल का मास, चलो मास में छोटू m लिख लेता हूँ और उसकी वेलोसिटी छोटू u लिख देता हूँ। चलो v लिख लेता हूँ, v दिया है तो v लिख लेता हूँ। ठीक, ये जो इंसान है ये ऊपर की तरफ भागेगा, मान लीजिए u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो हो जाएगा प्लस, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा mu। ठीक है, आइए तो माइनस m यानी कि mv इज इक्वल्स टू कैपिटल mu हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.5 kg, वेलोसिटी है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मास है 50 kg इंसान का, हमको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है ना हमने निकाला 10, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/50 मीटर पर सेकेंड। कितनी वैल्यू आ गई, 1/50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये वेलोसिटी आई है। पूछ क्या रहा है हमसे, व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। ठीक है, तो आपके पास मैन की वेलोसिटी आ गई है कि मैन ऊपर की तरफ जा रहा है 1/50 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे भैया ऊपर की तरफ मान लो वाई डायरेक्शन कवर करता है, तो वाई डायरेक्शन कवर करता है किस स्पीड से, 1/50 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा When the stone reaches the floor, the distance of the man। ठीक है, तो हमको चाहिए भैया टाइम। आपसे पूछ रहा है वाई डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, 1/50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आपने बोला भाई ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। आपके पास टी की वैल्यू नहीं है, तो टी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आओ टी की वैल्यू निकालते देखो, ये जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड की, ये स्टोन की है या बॉल की है, जिसकी भी है, इसको 10 मीटर कवर करना है डिस्टेंस। कितना कवर करना है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। चलो, तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। हमको टाइम चाहिए, है ना, तो हम करेंगे 10 मीटर को डिवाइड 2 मीटर पर सेकेंड से, आंसर आ जाएगा टी। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 5 सेकेंड में आपका जो स्टोन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फ्लोर तक पहुंच जाएगा। आपका जो स्टोन है ये 5 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, अब इतने 5 सेकेंड में ये इंसान कितना ऊपर खिसक जाएगा, हमको ये पता करना था। टी की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, 5 धाम 50, यानी कि 1/10 मीटर। कितना, 1/10 मीटर आ ही नहीं रहा ये तो। हाँ, द डिस्टेंस मैन अबव द फ्लोर विल बी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, यहाँ से इंसान 0.1 मीटर कवर कर गया। y की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, y की वैल्यू 0.1 मीटर निकाल ली आपने, है ना, 0.1 मीटर इंसान मूव कर चुका है ऊपर की तरफ। वो पूछ रहा है कि अब बताओ फ्लोर से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, पहले 10 थी, 0.1 और जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 10.1 मीटर। ठीक है ना, वो पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन, देन एक्सेलरेशन इज। क्या ये क्वेश्चन मुझे करके बताना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर, अगर आपने करके बता दिया ना तो बस दिल टूट जाएगा हमारा, मेरा भी टूट जाएगा अगर मैंने ये क्वेश्चन करके बता दिया। कुछ भी नहीं है यार, हिंट दे सकता हूं मैं आपको, T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, बस इतना कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 forces acting on a body are shown in the figure to have the resultant force along the y direction only. The magnitude of the minimum additional force needed is। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। देखो,
अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो मैं इसको भी बोल दे रहा हूँ कि ये क्या है, 30 डिग्री है डायग्राम के हिसाब से। मुझे बोला है क्वेश्चन में कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट ना करे। ओके, आप ऐसा कौन सा फोर्स लगा दो कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट ना करे। तो मैंने बोला कि सुनो, मैं एक एफ फोर्स लगा देता हूं एक्स डायरेक्शन में, है ना। ये क्या करेगा, इसके कारण एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन का नेट सबमिशन फोर्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सारे फोर्सेस का सबमिशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब मैं एफ फोर्स ऐड करूंगा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है जरा देखते हैं। एक तो ये 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन, ये एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 4 cos 60, 4 cos 60। और क्या, ये 1 न्यूटन है, इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा 1 cos 60, और एक 2 न्यूटन का ये है, ये 30 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 60। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 2 cos 60, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में ये सारे फोर्सेस हैं। अब देखो 4 cos 60 की डायरेक्शन ये है, तो मैं लिख रहा हूँ -4 cos 60, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस cos 60, ठीक, प्लस 2 cos 60, प्लस 2 cos 60 प्लस f इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, -4 cos 60, cos 60 इज 1/2, प्लस cos 60 इज 1/2, प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 60 इज 1/2, प्लस f इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये हो जाएगा 2 2 4, -2 प्लस 1/2 प्लस 2 से 2 कट गया 1, प्लस f इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो -2 1 प्लस 1/2, ऐसा कर लो, -2 प्लस 1 इज -1, तो 1/2 -1 इज इक्वल टू -f, 1/2 -1 इज -1/2 इज इक्वल टू -f, माइनस से माइनस कट गया, f की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 न्यूटन, कितनी आ गई 0.5 न्यूटन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity of v. Okay, if u is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time. यार मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि म्यू एम जी का होगा, है ना। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी m, नीचे की तरफ लगेगा एम जी, उससे मैंने n की वैल्यू mg के बराबर निकाली और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना बोल दिया, म्यू एम जी के बराबर बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा इस पर और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो मैंने आपसे बोला एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन मास से। फोर्स एक ही लग रहा है, म्यू इंटू एम जी का, डिवाइड कर दिया मैंने किससे, m से, m से m कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू जी आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू जी आ गई। ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी आ गई। अब मुझसे वो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद आपका ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाता हूं मैं, मुझसे बोला है ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है v, देखो, प्लस a की वैल्यू आपने निकाल ली है म्यू इंटू जी इंटू टी, तो यहां से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू। अच्छा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इसको आप माइनस लोगे भाई, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, मोशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसको आप क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। किसको ले लोगे, माइनस एक्सेलरेशन को। तो u प्लस ए टी की जगह आप बोलोगे u माइनस ए टी, वी माइनस म्यू जी इंटू टी, यहाँ से हम बोल सकते हैं t इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू इंटू जी। इतने टाइम बाद आपका ब्लॉक किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, v अपॉन म्यू इंटू जी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिक से क्वेश्चन है, आपको बन जाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से लेक्चर्स देखे हैं। अभी इसमें सर्कुलर मोशन नहीं देखने को मिला है। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आप देखोगे कहां पर, जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर को पढ़ लेंगे। क्लियर बात है, हाँ सर एकदम क्लियर बात है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, समझ गए ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये आई हुई है। ओके क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो इसी के साथ खत्म होता है ये लेक्चर आपका। यहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब पे, उसको हम अपनी वेबसाइट पर भी ऑर्गेनाइज करके डालते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है, magnetbrains.com। वेबसाइट का नाम क्या है, magnetbrains.com। ठीक, आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर जाकर आप उतने ही खुश हो जाएंगे जितना कि ये प्यारा सा बच्चा है। जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, नीट पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, नीट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो सारा कंटेंट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अगर आपका मन करता है कि चलो फिजिक्स देखते हैं, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो लाइन बाय लाइन आपकी
पास मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर को क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें दे सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।